कल्पना कीजिए एक ऐसे जूनियर असिस्टेंट की जो मतलब 1 मिनट में 100 पन्ने टाइप कर सकता है, किसी भी विषय पर बड़े बड़े शब्द बोल सकता है। और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, मतलब एकदम झूठे मुकदमों या गलत डेटा का हवाला देकर। बिल्कुल। और ये सब करने के लिए रोजाना हजारों लीटर पानी भी पीता है। मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का अजीब सा किरदार लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन असल में आज की दुनिया में हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उसकी जमीनी सच्चाई कुछ ऐसी ही है। और देखिए, यही सच्चाई हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सवाल जिसने आजकल हर इंडस्ट्री में खलबली मचा रखी है। मतलब क्या ये जो नया असिस्टेंट है, ये इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? हाँ, ये डर तो हर जगह है। तो सीखने की चाह रखने वाले हमारे सभी श्रोताओं के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी बदलाव को समझना है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो सीधे आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर के शोध और उनके विचारों पर आधारित हैं। और उनके शोध का निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। वो कहते हैं कि एआई हमारी नौकरियां तो नहीं छीन रहा, लेकिन ये हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। हम ये समझेंगे कि कैसे इंसान अब मशीन की तरह काम करने वाले से एक विशेषज्ञ पर्यवेक्षक यानी एक्सपर्ट सुपरवाइजर बनने वाला है। सही कहा। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले उस डर का सामना करना होगा जो हेडलाइंस में दिखता है कि भाई नौकरियां खतरे में। लेकिन हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल अंतर स्पष्ट करते हैं। हाँ, वो जॉब और टास्क वाला अंतर, राइट? एग्जैक्टली। वो जॉब और टास्क के बीच एक लकीर खींचते हैं। मतलब एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रूटीन टास्क्स को खत्म कर रहा है। ये थोड़ा किताबी लग रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मतलब मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनर है। अब लोग सोच रहे हैं कि एआई इमेजेस बना लेगा तो डिजाइनर की नौकरी गई। जो कि एक गलत धारणा है। हाँ, क्योंकि अगर हम आपके जॉब और टास्क वाले तर्क को यहाँ रखें तो एक तस्वीर को रेंडर करना, उसमें रंग भरना, ये एक टास्क है जो एआई सेकंड्स में कर देगा। बिल्कुल कर देगा। लेकिन क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, उनके ब्रांड की भावना समझना या फिर एआई के दिए 10 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना, ये पूरा पैकेज एक जॉब है। बहुत सटीक उदाहरण है। मतलब डिजाइनर की भूमिका खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका स्तर ऊंचा हो गया है। वो अब पिक्सल बनाने वाला मजदूर नहीं है, वो एक क्यूरेटर है। हाँ, एक क्यूरेटर। हाँ, और इसी बदलाव को समझाने के लिए श्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिशात्मक रचनात्मकता या डायरेक्शनल क्रिएटिविटी। मतलब अब इंसान का मुख्य काम शून्य से सब कुछ बनाना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मशीन तेजी से ड्राफ्ट दे देगी, लेकिन इंसान का काम उस मशीन को सही दिशा दिखाना और उसके आउटपुट को चेक करना होगा। देखिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। अगर हमारा काम सिर्फ मशीन को दिशा दिखाना और उसकी गलतियां पकड़ना रह जाएगा, तो क्या हम सिर्फ एक हाईटेक बेबी सिटर नहीं बन गए? ये एक नजरिया हो सकता है, लेकिन और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मशीन महज एक असिस्टेंट है, तो ये इतनी स्मार्ट कैसे लगती है कि हमें इसे सुपरवाइज करने के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़े? कई बार तो ये इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमानी से बात करती है। यहीं पर दिलचस्प बात आती है। हमें यह समझना होगा कि एआई के दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। हम जिसे बुद्धिमानी समझ रहे हैं, वो दरअसल एक बहुत ही शानदार स्टैटिस्टिकल इल्यूजन यानी सांख्यिकीय भ्रम है। भ्रम? मतलब ये सच में सोच नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम हैं, जैसे चैट जीपीटी, ये कोई सोच समझ कर बात करने वाले इंसान नहीं है। तकनीकी स्तर पर ये केवल अगले शब्द का अनुमान लगाने वाले इंजन है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर्स। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ एक बहुत ही विशाल और तेज ऑटो करेक्ट की तरह है जो बस गैस कर रहा है कि इस शब्द के बाद अगला शब्द क्या आना चाहिए। एग्जैक्टली। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन इसका स्केल इतना बड़ा है कि हम धोखा खा जाते हैं। इसे समझने के लिए इसके ट्रेनिंग के 3 चरणों को देखिए। पहला है प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग में क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बच्चे को दुनिया की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि तुम बस सारी किताबें पढ़ो। अच्छा। हाँ, तो वो बच्चा भाषा का व्याकरण, शब्दों का पैटर्न और उनका संबंध सीख जाता है। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ने से तो वो परीक्षा पास नहीं कर सकता ना। मतलब उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि सवाल का जवाब कैसे देना है। सही पॉइंट है। और वही दूसरा चरण है, मिड ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग।
यहाँ उस बच्चे को सिखाया जाता है कि सवाल जवाब का फॉर्मेट क्या होता है, सारांश कैसे लिखते हैं। और फिर आता है तीसरा चरण, पोस्ट ट्रेनिंग, जहां इंसानी फीडबैक से उसे सिखाया जाता है कि मददगार कैसे बनना है और कोई खतरनाक जानकारी, मतलब जैसे बम बनाने का तरीका, वो सब नहीं देना है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि उसने लाइब्रेरी पढ़ ली और फॉर्मेट भी सीख लिया। लेकिन अगर ऐसा है तो ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों करता है, जिसे टेक की दुनिया में हेल्यूसिनेशन कहते हैं? हाँ, वो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। मतलब अगर ये सिर्फ गणित के आधार पर अगला शब्द सोच रहा है, तो ये ऐसे रिसर्च पेपर का हवाला कैसे दे देता है जो कभी थे ही नहीं, और वो भी इतने भयानक कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि देखिए, मशीन का ये तथाकथित कॉन्फिडेंस कोई इंसानी भावना नहीं है, ये सिर्फ एक हाई मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। मतलब गणितीय संभावना। हाँ, जब मॉडल कोई वाक्य बनाता है तो उसे नहीं पता होता कि बात सच है या झूठ। उसके पास सच्चाई का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उसका लक्ष्य बस ये है कि ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से इस प्रॉम्प्ट के जवाब में इन शब्दों का एक साथ आना सबसे ज्यादा संभावित है। ओहो, तो इसका पूरा फोकस बस इस बात पर है कि वाक्य पढ़ने में एकदम फ्लुएंट लगे। बिल्कुल, उससे फ्लुएंट भाषा बोलने का इनाम मिलता है। अगर उसे सही जवाब नहीं मिलता तो उसका एल्गोरिदम उसे एक ऐसा जवाब गढ़ने के लिए मजबूर करता है जो सुनने में एकदम असली और लॉजिकल लगे। वो सच बोलने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं, वो सिर्फ एक ऐसा पैटर्न पूरा कर रहा है जो आपको असली लगे। ये तो बहुत डरावना है, क्योंकि जो इंसान उस विषय का एक्सपर्ट नहीं है, वो तो इसके इस धारा प्रवाह झूठ को सच मान लेगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए मैंने शुरुआत में विशेषज्ञ पर्यवेक्षक की बात की थी। हाँ, एक नौसिखिया तो झूठ में फंस जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक एक्सपर्ट तुरंत पकड़ लेगा कि रुको, ये रिसर्च पेपर तो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ था। इसीलिए भविष्य में विषय की गहरी समझ होना और भी जरूरी हो जाएगा। सही बात है। लेकिन इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की एक और बहुत बड़ी कीमत है जो हमें स्क्रीन पर नहीं दिखती। ये सिर्फ हेलुसिनेट नहीं करते, इनका एक पर्यावरण पर भी असर है। आप डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अक्सर क्लाउड शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हवा में हो रहा है। हाँ, ये टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना है। क्लाउड हवा में नहीं है, ये जमीन पर हजारों एकड़ में फैले विशाल डेटा सेंटर्स हैं। और स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह इन LLMs को लगातार बड़ा किया जा रहा है, स्केल अप किया जा रहा है, वो अर्थशास्त्र और पर्यावरण दोनों के लिए अनसस्टेनेबल है। मैंने इसके आंकड़े देखे थे, मतलब सच में चौंकाने वाले हैं। हम सिर्फ कार्बन उत्सर्जन की बात नहीं कर रहे, पानी की भयंकर खपत हो रही है। लाखों लीटर पानी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को पानी क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप चैट जीपीटी से कोई लंबा सवाल पूछते हैं तो डेटा सेंटर में लगे हजारों जीपीयूज एक साथ भयंकर कैलकुलेशंस करते हैं, और उससे गर्मी पैदा होती है। बहुत ज्यादा गर्मी। अगर उन्हें तुरंत ठंडा नहीं किया गया तो मशीनें लिटरली पिघल सकती हैं। तो उस गर्मी को सोखने के लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उन विशाल कूलिंग टावर्स में रोजाना लाखों लीटर ताजा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब कुछ ही सवालों के जवाब जनरेट करने में इतनी ऊर्जा और पानी लगता है जितना एक घर में कई दिनों तक इस्तेमाल होता है। रुकिए, अगर इन विशाल मॉडल्स को चलाने की कीमत इतनी भयानक है और ये लगातार झूठ भी बोलते हैं, तो सारी बड़ी टेक कंपनियां खरबों डॉलर खर्च करके इन्हें और बड़ा क्यों बना रही हैं? ये एक अंधाधुंध दौड़ है। हर कंपनी एक ऐसा मॉडल बनाना चाहती है जो सब कुछ कर ले। मतलब कविता भी लिखे, कोडिंग भी करे, मेडिकल सलाह भी दे। एक ही मॉडल सब कुछ करे। हाँ, लेकिन यहीं पर IIT दिल्ली के प्रोफेसर का शोध एक नई दिशा दिखाता है। वो कहते हैं कि भविष्य विशाल LLM का नहीं, बल्कि छोटे विशिष्ट भाषा मॉडल्स यानी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स SLM का है। अच्छा, SLM। इसको अगर एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये तो ऐसा हो गया जैसे बाजार से दूध का एक पैकेट लाने के लिए कोई 18 पहिए वाला विशाल ट्रक लेकर चला जाए। बिल्कुल। मतलब ट्रक दूध तो ले आएगा, लेकिन सड़क घेर लेगा, प्रदूषण करेगा और बहुत सारा ईंधन पी जाएगा, जबकि वही काम एक छोटी साइकिल से ज्यादा तेजी से हो सकता है। बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन है ये। एक विशाल मॉडल इस्तेमाल करना मतलब उस पूरे ट्रक को स्टार्ट करना। इसके विपरीत SLM आकार में बहुत छोटे होते हैं, कम ऊर्जा खाते हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें किसी एक विशिष्ट डोमेन का मास्टर बनाया जा सकता है। मतलब एक ऐसा छोटा मॉडल जो सिर्फ कानूनी दस्तावेज समझे। हाँ, उसे फर्क नहीं पड़ता कि शेक्सपियर ने क्या लिखा या चिकन बिरयानी कैसे बनती है, उसका पूरा डेटाबेस केवल कानून पर होगा। तो इससे हैलुसिनेशन भी कम होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि दायरा सीमित है, इसलिए उसके झूठ बोलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक लॉ फर्म को चुटकुले सुनाने वाला मॉडल नहीं चाहिए, उसे केस लॉ निकालने वाला सटीक मॉडल चाहिए।
इसीलिए दुनिया को अब साइज के बजाय स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना ही होगा। तो चाहे हमारे पास वो विशाल ट्रक हो या तेज साइकिल, मतलब LLM हो या SLM, एक चुनौती तो फिर भी है। कौन सी? मशीन खुद तो काम शुरू करेगी नहीं, हमें उसे निर्देश देने होंगे। और मुझे लगता है यहीं पर उस इंसानी विशेषज्ञ का सबसे बड़ा इम्तिहान है। हम बात कैसे करते हैं मशीन से? बिल्कुल, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं। स्रोत इसे भविष्य के लिए सबसे अनिवार्य कौशल मानते हैं। ये सिर्फ सर्च बॉक्स में टाइप करना नहीं है, ये मशीन के सोचने के तरीके को हैक करने की कला है। इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। लोगों को लगता है प्रॉम्प्ट लिखना तो आसान है। एक आम इंसान क्या लिखेगा? वो शायद कहेगा, मुझे मार्केटिंग पर एक अच्छा सा मजेदार लेख लिख कर दो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मशीन को नहीं पता कि अच्छा या मजेदार क्या होता है। इसमें कोई स्पष्ट सीमाएं या कंस्ट्रेंट्स नहीं है। जब आप ऐसा खुला निर्देश देते हैं तो वो अपने डेटाबेस में भटक जाती है और एक बहुत ही औसत सा परिणाम देती है। ये तो उस जादुई जिन की कहानी जैसा हो गया। जिन, हाँ। मतलब अगर आप जिन से कहेंगे मुझे बहुत अमीर बना दो, तो हो सकता है वो हर उस चीज को सोने में बदल दे जिसे आप छूते हैं, और जिंदगी बर्बाद हो जाए। जिन पावरफुल है लेकिन शब्दों को बिल्कुल लिटरल लेता है। क्या शानदार एनालॉजी है। मशीन बिल्कुल उसी जिन की तरह है, बेहद शक्तिशाली लेकिन एकदम लिटरल। एक एक्सपर्ट इस जिन को बिना खतरे के इस्तेमाल करना जानता है। वो अस्पष्ट निर्देश नहीं देगा। मतलब वो कड़े पैरामीटर सेट करेगा। हाँ, जैसे वो कहेगा तुम्हें एक B2B मार्केटिंग लेख लिखना है, शब्द सीमा 500 है, केवल डेटा ड्रिवन तर्कों का उपयोग करना है, कोई क्लिकबेट शब्द नहीं, टोन एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। बिल्कुल। और जब मशीन को ये स्पष्ट सीमाएं दी जाती हैं तो वो अपना बेस्ट काम करती है। क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये बताना है कि क्या नहीं करना है। और ये स्पष्टता वही ला सकता है जिसे डोमेन का अनुभव हो। फिर से वही बात आ गई, विशेषज्ञ पर्यवेक्षक। हाँ बिल्कुल। खैर, चलिए इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अभी तक हमने जो भी बात की है वो सब टेक्स्ट यानी शब्दों तक सीमित है। हम टाइप कर रहे हैं, मशीन शब्द उगल रही है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि AI अब भाषा की सीमाओं को तोड़ रहा है। हाँ, ये टेक की दुनिया का अगला बड़ा फ्रंटियर है। हम अब लैंग्वेज मॉडल से आगे बढ़कर वर्ल्ड मॉडल्स या परसेप्शन मॉडल्स की तरफ जा रहे हैं। ये वर्ल्ड मॉडल एक आम लैंग्वेज मॉडल से अलग कैसे है? देखिए, अभी ChatGPT जैसे मॉडल्स दुनिया को सिर्फ शब्दों से जानते हैं। उनके लिए सेब का मतलब सिर्फ वो शब्द है जो इंटरनेट पर लाल या न्यूटन के साथ आता है। मतलब उन्होंने कभी असल में सेब देखा नहीं है, उनका खुद का कोई भौतिक अनुभव नहीं है। एग्जैक्टली। उनका ज्ञान डिक्शनरी जैसा है। लेकिन वर्ल्ड मॉडल्स का आर्किटेक्चर अलग है। इनमें मल्टी मॉडल क्षमताएं होती हैं। मतलब ये एक साथ देखना, सुनना और टेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अरे वाह! हाँ, वो एक वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि भौतिकी कैसे काम करती है। अगर ग्लास टेबल के किनारे खिसक रहा है तो वो अनुमान लगा लेंगे कि ये गिरेगा और टूट जाएगा। वो दुनिया को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हमारी तरह महसूस कर रहे हैं। अगर मशीनें हमारे भौतिक पर्यावरण के साथ ऐसे इंटरैक्ट करेंगी तो स्रोत तो ये भी कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI के करीब पहुंच जाएंगे। हाँ, एक ऐसी मशीन जो बौद्धिक स्तर पर इंसान की बराबरी कर सके। तो इससे तो काम करने के तरीके में बहुत बड़ा भूचाल आएगा। मतलब जब मशीन केवल टेक्स्ट लिख रही थी तो आप संपादक की तरह उसे पढ़ सकते थे। लेकिन जब वो भौतिक पर्यावरण समझकर फैसले ले रही होगी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार कंट्रोल करना या रोबोटिक्स को निर्देश देना, तब तो वो सिर्फ एक टूल नहीं रही ना, वो एक इंटरैक्टिव साथी बन जाएगी। बिल्कुल। और तब उस विशेषज्ञ पर्यवेक्षक का काम 1000 गुना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें ये जांचना होगा कि उसने जो देखा या सुना उसका सही संदर्भ निकाला या नहीं। सही कहा। अगर मशीन ने गलत निष्कर्ष निकाल लिया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और उस स्तर के गलतियों को पकड़ने के लिए इंसानी क्रिटिकल थिंकिंग का कोई विकल्प नहीं है। मशीन कितनी भी स्मार्ट हो, जिम्मेदारी लेने के लिए इंसानी चाहिए। तो इस विस्तृत चर्चा में हमने काफी सारे भ्रम तोड़े। AI हमारी पूरी नौकरी नहीं, सिर्फ रूटीन टास्क्स ले रहा है। हमने LLM के हैलुसिनेशन और उनके पर्यावरण पर असर को समझा। और हमने देखा कि भविष्य विशाल मॉडल्स का नहीं बल्कि छोटे SLM का है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर वर्ल्ड मॉडल्स तक केंद्र में हमेशा इंसान ही रहेगा। लेकिन
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा गहरा सवाल कौंध रहा है जो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास पैदा करता है। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? देखिए, हमने मान लिया कि एआई भविष्य में सारे बेसिक और रूटीन काम खुद करेगा। वो एक सुपरफास्ट जूनियर असिस्टेंट बन जाएगा। हाँ। और इंसान का काम होगा सिर्फ उसे सुपरवाइज करना। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य के ये इंसान विशेषज्ञ बनेंगे कैसे? ओहो, ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्टीज तो अक्सर वही छोटे छोटे उबाऊ काम करके ही आती है। जब कोई जूनियर वकील हजारों पन्ने खुद पढ़ता है या कोडर महीनों तक बेसिक कोड लिखता है, उसी घिसाई से तो वो समझ पैदा होती है जिससे वो 10 साल बाद गलतियां पकड़ने लायक एक्सपर्ट बनता है। मतलब अगर हम वो शुरुआती 10,000 घंटों की प्रैक्टिस सीधे मशीन को दे देंगे। एग्जैक्टली। तो हमारे पास नया अनुभव कहाँ से आएगा? अगर बेसिक काम इंसान करेगा ही नहीं तो वो एआई की चालाक गलतियों को पकड़ने लायक एक्सपर्ट कैसे बनेगा? क्या हम ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहां मशीनें सारा काम कर रही होंगी, लेकिन हमारे पास उन्हें सुपरवाइज करने वाले नए इंसान होंगे ही नहीं, क्योंकि किसी ने शुरुआत से काम सीखा ही नहीं? ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और चिंताजनक विचार है। अगर बुनियादी नींव ही मशीनें रखेंगी तो भविष्य का वास्तुकार कौन बनेगा? इस गहरी चर्चा को सुनने वालों के लिए यही वो विचार है जिसे हम आज आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। जब मशीनें आसान काम कर लेंगी तो हम वो अनुभव कैसे जिंदा रखेंगे जो हमें इंसान बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे।